जय छत्तीसगढ़। रफ्तार मीडिया के फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य और सबसे पहले आज जो हम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए आज बैठे हैं, आप लोग इसे जब देखेंगे तो आप लोग के दिमाग में एक तो ज़रूर आएगी कि आज हमारे साथ कौन शख्स बैठा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि ऐसे शख्स से आज हम मिलने जा रहे हैं जिनका पेशा कुछ और था और आज वो राजनीति के क्षेत्र में है। पेशे में भी उन्होंने परचम लहराया और राजनीति में भी आज एक उच्च पद पर स्थापित हैं और राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सलीम राज जी। वो आज छत्तीसगढ़ शासन के जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है। तो सबसे पहले हम उनसे अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम उनसे अब परिचय प्राप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्ते दादा, नमस्कार। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपका जो क्योंकि जितने जो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना ये चाहते हैं कि सलीम राज अपना बचपना कैसे बिताए थे जो आज इस यहाँ तक पहुंचे हैं। तो संक्षेप में ये बताएं कि आपका बचपना कहाँ बीता और किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई। दादा, मेरा बचपना पूरा रायपुर में बीता। रायपुर में मेरी हांडी पारा के बाद मेरा निवास रहा समता कॉलोनी। समता कॉलोनी में मेरी निवास था और सौ कुसुमताई दापके स्मृति पाठशाला जो अपने एक संघ परिवार के डॉक्टर दापके जी के द्वारा चलाई जाती थी, वहाँ पर मेरा शिक्षा दीक्षा हुई है। उसके बाद आगे की पढ़ाई आपने फिर उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया, तो कहाँ पर हुआ? उसके बाद का मेरी शिक्षा रायपुर के साइंस कॉलेज में बीएससी किया। फिर उसके बाद मैंने बीएमएस किया। उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज से, उसके बाद राजनीतिक साथ पहले मैं चिकित्सक था। चिकित्सक होने के कारण मुझे लगा कि यार मेरे को जितनी सेवा करना चाहिए वो सेवा नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं साइंस कॉलेज में थे। हमारे श्रीकांत केलकर जी संगठन महामंत्री हुआ करते थे। संगठन महामंत्री थे तो विद्यार्थी परिषद की राजनीतिक में भाग लेना शुरू किया। विद्यार्थी परिषद के बाद मैं संघ क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया। मैं संस्कार भारती में भी कार्य किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में राजमाता सिंधिया के द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी गई है। उसके बाद चूंकि संघ और भाजपा यह तय कि ये दोनों मुसलमान विरोधी है, तो संगठन महामंत्री जी बोले कि यार ऐसा गलत वहम क्यों है, जाके चूंकि हम बताएंगे तो इतना विश्वास नहीं होगा, तुम चूंकि मुस्लिम भी है और एक शिक्षित है, लोग विश्वास करेंगे। तो समाज के बीच जाकर बुद्धिजीवी वर्ग से मिलना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मुसलमान का हितैषी है। सिर्फ संघ चाहती कि राष्ट्र से प्यार करो और धर्म आपकी पूजा पाठ करने के तरीके से हमको कोई मतलब नहीं, देश है तो हम हैं। उसके कारण मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मतलब यदि देखा जाए तो जैसे कि आपने अनुषांगिक जो संगठन है आरएसएस, उसी से ही भाजपा भी जुड़ा हुआ है, सब चीज है। जैसे आपने उस संगठन में भी काम किए, तो लोगों को जो एक भ्रम था उस भ्रम को हटाने में, लोगों को जागरूक करने में आपका बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभाया आपने। तो कितनी चुनौतियों को सामना करना पड़ा उस समय? क्योंकि भ्रम जो पैदा करने वाले थे हमारे समाज के ठेकेदार थे और कुछ मौलाना के द्वारा समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया। ना भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमान के खिलाफ बोली, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोली। देश है तो हम है और देश से ही हमारी पहचान है। तो समाज के बाद जाके बताया कि संघ आपका हितैषी है, कभी संघ मुस्लिम विरोधी नहीं रहा। जब देश की बात आना चाहिए तो देश के लिए हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, देश के लिए सबसे पहले हमको आगे खड़ा होना चाहिए। तो कुछ लोग बोले कि मौलाना साहब तो ऐसा बोलते, या कुछ जो समाज के तथाकथित ठेकेदार थे उनके द्वारा समाज को दिग्भ्रमित करते थे। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी और संघ के प्रति भी विश्वास बढ़ा है और आज ही उस सबसे बड़ा उदाहरण है कि केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस तरह से जो आपका जो शुरुआत हुआ वो लगभग कई दशक तो बीत गए होंगे, क्योंकि उसमें संगठन में भी आप अलग अलग कई पदभार भी, इसके पहले भी आप राज्य मंत्री दर्जा आपको मिला था, फिर आप इस सरकार में भी आप आए। अब जब ये सरकार जब आई, जब मोदी जी की सरकार जब आई, तो वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा मामला
इतना उछाल मारा कि उसमें आप आम जनता के बीच भी पहुंचे, लोगों को समझाइश दी, उसमें भी तो कुछ चुनौतियों का सामना तो जरूर करना पड़ा होगा। पूर्व में दादाजी, अब मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती, विकास की बात करती है। जितने भी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था और वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया था वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। सिर्फ वक्फ बोर्ड एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले, उसके कारण नया वक्फ बिल आया। नया वक्फ बिल आने के बाद जो समाज के मठाधीश बन के रखे थे और वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा करके रखे थे, आज देश में तीसरे नंबर का लैंड बैंक है और मुसलमानों की हालत आज दलितों से भी बेकार है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम चाहते थे कि मुसलमान की तरक्की होए, तरक्की के लिए नया वक्फ बिल आया है और गरीब मुसलमान सहज रूप से स्वीकार कर रही। इसको भी कुछ मौलाना लोग ने बोले थे कि आपकी मस्जिद में की जगह ले ली जाएंगी, आपकी कब्रिस्तान की जगह ले ली जाएंगी, आपके ईदगाह की जगह ले ली जाएंगी। देश के गृह मंत्री अमित भाई ने क्लियर किया, मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की 1 इंची भी जगह नहीं ली जाएगी। उसके बाद भी लोगों को गुमराह करते रहे, तो समाज को वास्तविकता नहीं बताए। और नया वक्फ बिल आने से मुसलमान की तरक्की होगी, मुसलमान शिक्षित होगा और मुसलमानों की हालत सुधार आएगा। जैसे कि आपने अभी कहा कि एक शब्द की मुस्लिम जो है वो शिक्षित होगा, इसके पहले भी ये चीज एक देखा गया है कि मुस्लिम वर्ग में लगभग ये देखा जाता था कि स्कूल, जैसे खासकर यदि बच्चियां हैं, जैसे लड़की हैं, उसको स्कूल नहीं भेजना, मदरसा जैसे नहीं भेजना। तो अब तो धीरे धीरे से सब चीज बदलता जा रहा है। जैसे कि वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ लोग भी शिक्षित होते जा रहे हैं। तो कितना लाभ पहुंच रहा है इसमें, जैसे और ज्यादा जब शिक्षित जो लोग हो रहे हैं? दादा, इसमें इस्लाम में लिखा गया कि आपको दुनिया के कोई सी भी जगह में तालीम हासिल करना है तो तालीम करने के लिए जाइए। इस्लाम में कभी भी शिक्षा की पाबंदी नहीं लगाई गई थी मौलानाओं के द्वारा कि इस्लाम में ये नहीं। तो देश में अभी जो चल रहा है मौलाना का इस्लाम चल रहा है, कुरान का इस्लाम नहीं चल रहा है। तो मौलाना इस्लाम, कुरान में क्लियर लिखा है कि आप जहाँ आपको शिक्षा की जरूरत, शिक्षा जाइए, सामाजिक समरसता रखिए, जो देश में रहते वो देश का कानून का पालन करिए। कुरान शरीफ में क्लियर लिखा है। मौलाना लोग जो समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है और समाज को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहा है, इनके द्वारा समाज पिछड़ा हुआ है। जैसे कि वक्फ बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, तो इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? किस तरह से जो लोगों को संजो के रखने का एक मतलब क्या वास्तविक काम क्या होता है? इन लोग ये भी जानना चाहेंगे इस चीज को। वक्फ बोर्ड जो है धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था के साथ एक प्रशासकीय इकाई भी है। वक्फ बोर्ड एक सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों के द्वारा जो दान दी गई संपत्ति की देख रेख करना, समस्त मस्जिदों की देख रेख करना, समस्त दरगाहों की देख रेख करना, उसका जिम्मा वक्फ बोर्ड का है कि प्रॉपर संचालन हो रहा है कि नहीं। जो मुतवल्ली है, मुतवल्ली माने मस्जिद का केयर टेकर को मुतवल्ली बोला जाता है। दरगाह में प्रबंधन कमेटी होती है। तो जो आपकी इनकम हो रही है वो समाज के उत्थान के लिए लग पा रही है कि नहीं लग पा रही है। सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं होता है, मस्जिद की जो आमदनी है वो समाज के हित में लगे, ये हम चाहते हैं और वो बोर्ड चाहता है। तो आगे का जैसे और क्या कितना और इजाफा होगा इससे, लोगों को और क्या क्या फायदे होंगे? क्योंकि अब जब वक्फ बोर्ड का नया नियम लागू हो गया है, तो वो किस तरह से होगा? नया वक्फ बिल जो आया है, इसमें आज हमारी आमदनी 1 लाख रुपए भी नहीं है। नया वक्फ बिल की आमदनी आने के बाद हमारी आमदनी कम से कम 200 करोड़ रुपए साल की जाएंगी। आज 2 रुपए, 5 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए किराया है और वास्तविकता किराया वो दुकान का होना चाहिए 25,000, 35,000, 50,000 रुपए। और वक्फ बोर्ड की जो जमीन की फर्जी बंदर बाट हुई है, फर्जी रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि जो भी दान दिया था वो अल्लाह की राह में दिया था और जो उसकी इनकम आएंगी वो समाज के हित में लगे, वो हित में नहीं लगते हुए लोगों के जेब में जा रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों का हक गरीबों को मिले और जो दान दे या उसका उद्देश्य की पूरी पूर्ति हो। किस तरह से वक्फ की तैयारी होगी, कैसा होगा? आप जब अध्यक्ष पद संभाले यहाँ पर, वो स्थिति कुछ और थी क्योंकि पिछली सरकार दूसरी थी,
फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आई, तो उस समय को लेकर जैसे कई जो विसंगतियां भी इसमें बहुत देखी जा रही हैं, कुछ बंदरबाट हुए हैं, तो उनको सुधार और नोटिस इस तरह का दौर तो चल रहा होगा, तो क्या है पूरा मामला उसमें? नहीं, वक्फ बोर्ड की अधिकतर जमीन करीबन 90 से 95% अतिक्रमण है। अतिक्रमण ये है कि जो समाज के जो तथाकथित नेता बने हुए थे, कुछ मुतवल्ली के द्वारा वह प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई है। कब्जा करने के बाद उसमें कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है और अपने चाहतों को किराए से दे दिया गया है, और चाहतों को भी किराए में दिया गया है जो शासकीय गाइडलाइन है उससे 500-600% कम। माने वर्तमान किराया 5,000 है तो उसको वहाँ पर किराए में दिया 80 रुपये 100 रुपये में। तो हम ये चाहते हैं कि वर्तमान जो किराया है उसके हिसाब से किराया दीजिए। किसी को बेदखल करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपना व्यवसाय भी करते रहिए और वक्फ का बोर्ड का जो किराया बनता है आप उसके हिसाब से किराया दीजिए। तो इस कई तो ऐसे भी आरोप लगते होंगे कि हम सही दे रहे हैं, या फिर और लोग कोर्ट ट्रिब्यूनल जाते हैं, तो मामला तो पेचीदगी से पूरा भरा हुआ दिखता है। नहीं दादा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल दूसरा अध्यक्ष आएगा, तो दूरी तो तय करना है। तो मैं 25% दूरी तय करके जाऊंगा तो अगले को 75% दूरी करना पड़ेगा। अगला अध्यक्ष आएगा वो 25% दूरी कर देगा तो अगला जो अध्यक्ष आएगा उसको 50, कहीं ना कहीं आज नहीं 5 साल 10 साल बाद 100% रिजल्ट आएगा और मुसलमानों की गरीबी दूर होंगी और मुसलमान शिक्षित होंगे। मतलब कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि लोग जो पहले कहते थे कि मुस्लिम में एक तो अशिक्षित है, दूसरा जो गरीब तबके में है, तो उनको उठाने के लिए जो एक कोशिश जो की जा रही है वो पूरी तरह से आप उसमें पूरे लगे हुए हैं। नहीं, नया वक्फ बिल जो आया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, वो ये सोच के लाए है कि गरीब की कैसे गरीबी दूर होए, उसके लिए वक्फ बिल आया है। और इसका रिजल्ट आपको 6 महीना साल भर बाद देखना शुरू हो जाएगा। एक धमतरी में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल का काम चालू हो रहा है। एक रायपुर में शीघ्र 100 बेड का गर्ल्स हॉस्टल चालू करना जा रहा है। तो ऐसा समाज उत्थान के लिए लगे है और रिजल्ट आ रहा है। दूसरी एक बात सामने आया था कि लूथरा शरीफ जैसे, वो क्या है, किस तरह से, वो भी लोग जानना चाहेंगे उसमें। छत्तीसगढ़ के वली और वली होने के कारण छत्तीसगढ़ के शहंशाह लूथरा शरीफ को छत्तीसगढ़ राज्य ने पर्यटन का दर्जा दी है। पर्यटन का दर्जा देने के बाद गवर्नमेंट से भी हमें ग्रांट मिलता है और वहाँ की इनकम से भी है। तो जिस प्रकार देश के हमारे गडकरी जी ने एक ताज बाग को व्यवस्थित तरीके से किया है नागपुर का, उसी पेटेंट पर हम लूथरा शरीफ को भी अभी 50 लाख रुपए की बाउंड्री वाला काम होना है और अतिक्रमण जो है उनको व्यवस्थित करना है। किसी को घर को उजाड़ना नहीं है। उनको करीबन वहाँ पर 200 एकड़ के आसपास जगह है, तो 200 एकड़ में वहाँ पर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भी चालू कर सकते हैं और समाज हित में जो कार्य हो सकता है वो कार्य चालू करने की योजना है। मतलब डबल इंजन की सरकार में डबल गति से फिर आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार काम समाज के हित में चाहती है। समाज हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो हम तो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमान कैसा तरक्की होए, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 3 दिन बाद हमको वोट देगा। हम चाहते हैं कि वोट की राजनीति नहीं करे, हम विकास करें। विकास के बाद समाज खुद महसूस होगा कि यार सच्चा हितैषी भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस है। जैसे आप वोट की राजनीति आपने कहा, तो जैसे कांग्रेस को एक सेकुलरिज्म पार्टी माना जाता है, जैसे आपने कहा कि वो मुस्लिम थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से कटे हुए रहते थे, लेकिन आज यदि स्थिति देखें आप जो बीते 2014 के बाद से, तो उसने मुस्लिम वोट प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या नहीं? नहीं, मुस्लिम वोट परसेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा उसके मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जरूर बढ़ा है। विश्वास के साथ साथ मतों का भी उसमें, देखिए, मत का लगातार कांग्रेस ने मुसलमानों को भ्रमित करी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो दंगे कराएंगी। हाँ। तो ये विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा भी नहीं कराना, हमारा देश को दंगा मुक्त रखना चाहते हैं और भाईचारा युक्त रखना चाहते हैं। जैसे कि आपका राजनीतिक सफर खासा लंबा है, 2 बार राज्य मंत्री का भी दर्जा मिला। हर व्यक्ति का एक इच्छा होती है कि और आगे बढ़ा। तो विधायक या सांसद, क्या सपना है आपका? दादा, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मैं विद्यार्थी परिषद में वो कार्य करता था, उस समय लगता भी नहीं था कि कभी सरकार बनेगी। चरेवती करते गए हैं। उसके बाद संस्कार भारती में काम करते रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। सिर्फ हमारी 2 आंखें हैं और संगठन की बाल है उतनी आंखें हैं। तो किसको कहां पर बैठाना है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन चिंता करती है। मेरे को चिंता करने के अपना शरीर को नुकसान पहुंचाने कोई औचित्य नहीं है। जो संगठन दायित्व देंगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना वो पार्टी तय करेंगी। मुझे आगे जिम्मेदारी क्या मिले या नहीं मिले वो पार्टी तय करेगी। तो थोड़ा समझते हैं, जैसे कि आपने डॉक्टरी पेशा से आप थे, स्टेथोस्कोप भी आपने पकड़ा, तो आज कभी इच्छा होती है कि एक बार स्टेथोस्कोप लेके थोड़ा सा देखा जाए लोगों के दिल की धड़कन कितनी है? दादा, पहले की लाइफ स्टाइल और अभी की लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर आ गया। पहले 25 दवाई में काम चल जाता था, आज 500 दवाई आ गई। पहले पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल के बाद आइबुजेसिक आ गई, आइबुजेसिक पैरासीटामॉल आ गई। तो पहले एक चिकित्सक रहता था, नाखून से लेकर बाल तक ट्रीटमेंट कर देता था और आते थे 5 रुपए में डॉक्टर साहब दवाई भी दे दो, जांच भी कर दो। आज करके डॉक्टर है कि पहले जाइए 500 रुपए की जांच कराइए, जांच कराने के बाद जो जांच रिपोर्ट आएंगे उसके अनुसार दवाई देता। पहले तो नाड़ी देखते थे, थेरोस्कोप देखते थे, दवाई लिख के दे देते तो मरीज ठीक हो जाता था। अब तो मरीज को भी विश्वास नहीं रहता है और डॉक्टर को भी नहीं रहता है, यार मैं डायग्नोस्टिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, खांसी क्यों हुई, तो खांसी का रीजन नहीं चाहते, बोले जांच कराइए, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएंगी तो दवाई दीजिए। कभी पकड़ते हैं या नहीं, एकदम छोड़ दिए? नहीं, बिल्कुल। मैं पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक जिम्मेदारी के आगे कोई दायित्व मेरे पास नहीं है। मैं अपना व्यवसाय देखता हूँ। मेरा सिलतरा में प्लांट है, वहाँ पर 10 mm 12 mm 12 mm की राड बनती है और उसके सिवा कोई काम नहीं। तो राजनीति जो है वो सिर्फ समाज सेवा के रूप में आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्योंकि अपन को लोहे का ABCD पता नहीं है, प्लांट में कितने टन माल आया और कितने टन माल लिया, परिवार चल रहा है, परिवार में महीना आ जाता है, किराया आ जाता है, अपन फ्री हो गए। जब मेरे पास कारोबार नहीं रहता तो मैं ना राजनीति ठीक से कर पाता, ना परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाता। जब मेरा पारिवारिक स्थिति ठीक हो गई है, मेरी इनकम ऑफ सोर्स ठीक है, जब मैं राजनीति कर रहा हूँ। दूसरा ये था, जैसे आप खेल में भी आपकी रुचि है, ये भी आया था हमारे जहन में, तो किस खेल में है या युवाओं को क्या संदेश देंगे इसमें कि क्या होना चाहिए? खासकर आप डॉक्टर भी हैं, क्योंकि आज यदि देखा जाए तो लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ रहे हैं। क्या है खेल के साथ आप कैसे जोड़ेंगे इसको? दादा, खेल हॉकी, हमारे संगठन मंत्री थे केलकर जी, बोले गेम, बोले हॉकी खेलो, तो मैंने हॉकी क्यों, तो बोले फुटबॉल इज ए गेम, हॉकी इज ए चांस, क्रिकेट इज ए लक। मैंने कैसा, क्रिकेट में एक बार है, बोले एक बार में आप आउट भी हो सकते हो, चौका भी लग सकता है और रन आउट भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। फुटबॉल में आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पास करना है तो आपका पास किसको प्रॉपर करे कि नहीं, वो गेम है। तो हॉकी जो चांस, तो हॉकी चैलेंज के रूप में हम स्वीकार किए और हॉकी खेले भी। ये सुभाष स्टेडियम में मैच भी हुआ करता था, उसमें भी मैं, राजनांदगांव भी आपने खेला, आप खेलने गए थे? मैं राजनांदगांव खेला, चेन्नई खेला, स्टेट लेवल तक में क्रिकेट वो हॉकी खेला मैं। और हॉकी को चांस, छोटी सी बाल थी, कैसा लेके चले जाओ। तो ये तीनों में बताया कि क्रिकेट लक है, फुटबॉल में आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, हॉकी आप है जो फर्स्ट लेकर आप गोल तक जा सकते हो। तो कभी कभी हॉकी का उपयोग होता है अभी कि एकदम से छोड़ दिए? नहीं दादा, अब शरीर है नहीं, दौड़ सकते नहीं है अब, तो शरीर के अनुसार होता है। अब तो कभी स्टिक पकड़ो भी तो घर वाले बोलते भैया रुक जाओ, ज्यादा दौड़ोगे तो अटैक आ जाएगा, तो उसके चक्कर में कुछ नहीं।
तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? आज के जो युवा है किस तरह से वो आगे बढ़े? आज के युवा जो है वो नशे से दूर होना चाहिए। नई पीढ़ी जो देश को बर्बाद करना है उसके नौजवान को बर्बाद कर दो। तो आज के हमारे जो नौजवान हैं, कोई देख लिया, कोई हाथ में सिगरेट मिल जाएगा, कोई गुटखा मिल जाएंगे, खाने वाले मिल जाएंगे, कोई अलग अलग नशे के आदी होते जा रहा है। जो देश का नौजवान नशे का आदी हो जाएगा वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो युवाओं से गुजारिश है, अपील है कि नशे से दूर रहे। नशे से दूर रहे तो भारत का भविष्य और भाग्य विधाता आप रहोगे। तो इसमें जैसे नशे से दूर रहने वाली बात है, एक लाइन लिखा रहता है धूम्रपान करने से स्वास्थ्य हानिकारक है। सरकार उसे पूरा बंद क्यों नहीं करती? क्या आय का स्रोत बन के रह गया? दादा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। घर वाले बोलते हैं कि आगे गड्ढा है मत जाओ, आगे गड्ढा मत जाओ। बच्चे की लालसा रहती है कि मैं गड्ढा देखूं। तो हम मना कर सकते हैं, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। स्वयं विवेक है, अपना अच्छा बुरा समझे और उसके अनुसार चले। तो आज हमारा समय की एक घड़ी है वो भी समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह से यदि हम देखें, आज डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारी हमने लिया, चाहे वक्फ बोर्ड के लिए जो नया कानून जो केंद्र शासन के द्वारा लागू किया गया उसकी जानकारी ली, उनका उद्देश्य जाना, और सबसे बड़ी बात युवाओं को जो संदेश है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, खासकर नशा के खिलाफ, नशा को छोड़कर आगे बढ़ने की बात। तो सब युवाओं से रफ्तार मीडिया भी एक अपील करती है कि युवा नशे से दूर रहें तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही अगली कड़ी में फिर एक शख्सियत से आपके फिर एक मुलाकात करवाएंगे। तब तक दें हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद।